का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि मेंडल ने काम शुरू क्यों किया और उसने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया और उसके बाद उसने जो है वो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस किस तरह स्टैब्लिश की थी। तो इन तमाम चीज़ों का आंसर मैंने फर्स्ट पार्ट में दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लेक्चर का, आप वहाँ से लेके आप डायरेक्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे आ जाएंगे। तो अगर पेपर में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है तो इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जब भी ये पेपर में आए यू हैव टू राइट अबाउट इट्स स्टेटमेंट, क्योंकि अभी स्टेटमेंट हमें समझ नहीं आएगी इसलिए मैं यहां पर स्टेटमेंट को अभी नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर ये पेपर में आता है तो सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट हाईलाइट करनी है। उसके बाद आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन उसने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ मोनोहाइब्रिड्स, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग किस पे आ जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ मोनोहाइब्रिड। उसने एक करैक्टर की डिफरेंस की बुनियाद पर दो लाइंस को आपस में क्रॉस करवाया। एक करैक्टर की डिफरेंस की बुनियाद पर जो हम क्रॉस करवाते हैं उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब इसमें क्या किया उसने कि हम फोकस कर रहे हैं सीड शेप, यानी कि उसने क्या किया, राउंड सीडेड प्लांट का ही क्रॉस राउंड सीडेड प्लांट विद रिंकल्ड सीडेड प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग लाइन कौन सी हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनको हम आपस में सेल्फ करें, यानी कि इसको राउंड सीडेड प्लांट को फील्ड में लगा दें और उसका सीड चेक करें वो किस तरह का देता है। अगर तो राउंड से राउंड ही मिलता है वो ट्रू ब्रीड है, अगर रिंकल से रिंकल मिलता है वो ट्रू ब्रीडिंग है। तो द लाइंस विच अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस नहीं करवाया, सेल्फ इनके खुद ही इसे लगा रहने दिया फील्ड में, इसको इसके साथ नहीं करवाया, वो हमारी होती है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अब हम उनका आपस में एक एक करैक्टर, बाकी करैक्टर भी मौजूद है प्लांट में, लेकिन हम उस फोकस हमारा कितने करैक्टर पे रहेगा, जस्ट ऑन वन ट्रेट। तो उसने क्या किया, राउंड सीडेड प्लांट का रिंकल सीडेड प्लांट के साथ जब क्रॉस करवाया तो इसने इस फर्स्ट जो आपकी पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंट्स थे या ट्रू ब्रीडिंग्स थे, उसने इसको फर्स्ट पेरेंटल लाइन के रिप्रेजेंट किया, P1 फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ये सीड शेप है। इसी तरह उसने येलो का ग्रीन के साथ करवाया सीड कलर के लिए। इसी तरह उसने इन्फ्लेटेड का कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट शेप के साथ करवाया। इसी तरह उसने एक्सियल फ्लावर पोजीशन का टर्मिनल के साथ क्रॉस करवाया। हमारा फोकस एक पे रहेगा, जिस तरह हम यहाँ करेंगे वैसे ही बाकी ट्रेड के साथ मेंडल ने किया था, लेकिन हमारा फोकस समझाने के पर्पस के साथ एक पे रहेगा। तो उसने राउंड सीडेड प्लांट को जब क्रॉस करवाया रिंकल सीडेड प्लांट के साथ तो ही गेट फर्स्ट जनरेशन, जिसको उसने फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा था, फर्स्ट फिलियल या हाइब्रिड या मोनो हाइब्रिड भी आप बोल सकते हैं। तो राउंड सीडेड प्लांट का जब रिंकल के साथ क्रॉस करवाया ही गेट ओल्ड राउंड सीडेड प्लांट। कौन से प्लांट उसे मिले, राउंड सीडेड प्लांट्स उसे मिले। He get old round seeded plant in first generation। क्या किया होगा, क्रॉस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस प्लांट के पोलन उसने यूटिलाइज किए और इस प्लांट की ओवरी यूज की है, इसके पोलन ग्रेन ला के इस प्लांट के ऊपर डाल दिए। ठीक है, अगर हम लेट्स सपोज कि ये दो प्लांट है मेरे पास, ये फीमेल हम यूज करेंगे और इस प्लांट को हम यूटिलाइज करेंगे एज ए मेल। उसने दोनों तरह से किया था, कभी इसको मेल रखा, कभी इसको फीमेल, कभी इसको फीमेल, कभी इसको मेल। ठीक है, तो उसने इसके पोलन उठा के इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है, और इन प्लांट को फेंक दिया, क्योंकि बीज हमेशा फीमेल प्लांट पे लगता है। तो उसने देखा कि जब रिंकल सीड के ऊपर जिसका पोलन यूज किया है, ठीक है, चाहे इसका पोलन यूज कर लो चाहे इसका पोलन यूज कर लो, उसने इसके पोलन इस पे भी डाल के देखे, इसके पोलन इसके भी डाल के देखे, तो उसको जो फर्स्ट जनरेशन नजर आई उसको उसने नाम दिया फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और इनका दूसरा नाम था मोनो हाइब्रिड, क्योंकि हम एक करैक्टर की बुनियाद पे डिफरेंसेस चेक कर रहे हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड मोनो हाइब्रिड्स। द प्लांट्स विच आर डिफर्ड इन F1 ऑन द बेसिस ऑफ वन करैक्टर दे आर कॉल्ड मोनो हाइब्रिड्स। उसको उसने मोनो हाइब्रिड्स का नाम दिया। सो अब उसने क्या किया, प्लांट्स
तो आपको समझाने के लिए मैंने दिए हैं। उसने इसको चेक किया कि ये जो प्लांट है जो हमें नजर आ रहा है, उसने इसको डोमिनेंट लेटर से जाहिर किया। ये चीजें कंफर्म थी कि पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50-50 होता है, क्योंकि मियोसिस माइटोसिस के जो प्रोसेसेस हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर होते हैं, लेकिन उस दौर में ये डिस्कवरी नहीं थी। लेकिन उसने एक क्लू दिया कि दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, वरना इस प्लांट के जब वो पोलन यूज करता है तो इस पे रिंकल सीड बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राउंड ही बन रहे थे। फिर भी इसके पोलन इस पे यूज किए, फिर भी राउंड बन रहे थे। इसका मतलब है दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसने जो ट्रेट नजर आया उसको डोमिनेंट लेटर से रिप्रेजेंट किया, और इसको इनका पता था, तो इसने ट्रू बीडिंग लाइंस को दोनों को कैपिटल लेटर से, जो चीज नजर आई उसको उसने डोमिनेंस कह दिया, और जो चीज नजर नहीं आई उसने उसको रिसेसिव कह दिया। ओके, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ये डोमिनेंट, ये क्या है, रिसेसिव। तो फिर वो कहता है कि इसकी गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स में हाफ जाते हैं, ये हाफ गैमीट्स में ट्रेड जाते हैं, ये क्योंकि दोनों सेम टाइप के गैमेट्स में बन रहे थे। इस वजह से हम जब सेम टाइप के गैमेट्स बने तो उसको जस्ट वन लेटर से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा डेटा जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो जब ये इसके साथ ये क्रॉस करता है तो हमें जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन नजर आती है वो ऐसे नजर आती है। सो ही गेट फर्स्ट फिलियल जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। दिस इज are dominant over small। जो dominant थी he represented with capital letter, and जो recessive थी उसको represent किया recessive letter से। तो ये फर्स्ट जनरेशन की। बाकी साइंटिस्ट जो इससे पहले फेल हो जाते थे वो इसी वजह से थे कि वो के आगे नहीं बढ़ते थे, यहाँ पर अपने कंक्लूजन दे देते कि यस ये कोई ब्लेंड है, ब्लेंड बन गया, इट्स ओके। इसने एक स्टेप आगे उठाया। इसने क्या किया, ही एस्टैब्लिश, नंबर सेकंड हेडिंग आप बनाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ F2 प्रोजनी। प्रोजनी कहते हैं नस्ल को, जनरेशन को। डेवलपमेंट ऑफ F2 प्रोजनी, F2 जनरेशन एस्टैब्लिश की। कैसे? इन प्लांट्स को, जब ये प्लांट्स आ गए, सिर्फ इसने यहां पे क्रॉस बनाया था मेंडल ने, बस इसको सेल्फ होने दिया। सेल्फ का क्या मुराद है, लेट्स सपोज के F1 प्लांट हमारे पास ये है, RR, ये हमारे पास एक प्लांट है, इसकी ये नेचर है सीड की। हम बाकी कैरेक्टर्स को नहीं देख रहे, मैं बार बार बता रहा हूं। इसने इसको लगा रहने दिया फील्ड में, कोई क्रॉस नहीं किया कि खुद ये सीड किस किस्म का बनाता है अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, अपने ही पोलन्स का अपनी ही ओवरी पे गिरना, अपनी ही स्टिग्मा पे गिरना, दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। उसने इसको लगा रहने दिया। क्या मतलब कि पोलन की नेचर भी और स्टिग्मा की नेचर भी जो है वो सेम है, अपना ही उसके साथ क्रॉस है। तो उसने जब ये प्लांट लगाए, लगे रहने दिए फील्ड में, तो इसका जो जनरेशन है ये क्या है, F1 थी, उसका आपस में ही क्रॉस है, F1 का आपस में ही क्रॉस है। अब इसमें क्या होगा, गैमेट्स दो किस्म के बनेंगे, ये और इसमें ये, ठीक है। और इसमें देखें गैमेट्स ये, और इसमें क्या, ये, इस किस्म के गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस में हाफ गैमेट क्रोमोसोम एक तरफ जाते हैं, हाफ एक तरफ जाते हैं। अब क्या किया उसने, इसका चेकर बोर्ड बना लिया। चेकर बोर्ड बनाने के लिए आप वेरी सिंपल, आप स्क्वायर ड्रा करेंगे, इसको पनेट स्क्वायर भी कहते हैं, पनेट स्क्वायर। और ये जो गैमीट है एक तरफ, ये ठीक है, ये जो दोनों टाइप्स के गैमीट्स आए थे, आपने क्या किया, उसको लेने के बाद एक तरफ लिख लिया, और इस किस्म के जो दूसरे पेरेंट्स के थे उसको एक तरफ लिख लिया। और ये हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर आ रही है, इसको उसने नाम दे दिया पुनेट स्क्वायर का। तो ये इसके साथ जब क्रॉस करता है तो ये इसके साथ करता है, तो ये रैंडमली ये इसके साथ कुछ भी बन सकता है, और ये इसके साथ। ओके, ये हमारे पास जो है वो एक करैक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं कि प्लांट को आपने किस किस्म का जो है वो लेकर चलना है। ये दोनों गैमेट लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास टोटल जनरेशन आ जाती है, यानी कि ये गैमेट इसको फर्टिलाइज कर रहा है, ये इसको भी कर सकता है। क्या रिजल्ट है इसका? इसका रिजल्ट ये है कि इस जनरेशन में इस किस्म के प्लांट आए और इस किस्म के,
ये एक ही किस्म के है, ये दो है और ये एक है। यानी कि टोटल प्लांट अगर फिनोटाइप के लिहाज से देखें हम, फिनोटाइप, तो 75% के 2 और 1 3 जो प्लांट्स थे वो क्या थे, राउंड सीडेड। यानी कि अगर 100 प्लांट है तो उसमें 75 जो है वो राउंड साइडेड थे, 3 राउंड सीडेड, और जो 1 थे वो रिंकल सीडेड थे। जिनका सीड हमें नजर आ रहा था वो क्या था, रिंकल सीडेड। सो फिनोटिपिक रेशो हमारे पास जो आती है वो है 3:1। फिनोटाइप जो कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। लेकिन अगर हम जीनोटाइप के लिहाज से बात करें तो इसकी जीनोटिपिक रेशो जो हमें मिलती है, जीनोटाइप रेशो जो हमें मिलती है, इस किस्म के प्लांट कितने हैं, 1, इस किस्म के कितने हैं, 2, इस किस्म के कितने हैं, 1, 1 to 1, 1 to 1 इज जीनोटिपिक रेशो। ये हमें डायरेक्ट नहीं पता लगती फील्ड में कि एक प्लांट लगा हुआ है, उसका हमें नहीं पता वो हेटेरो है या होमो है। ये हमें बाद में पता लगता है जब हम इसको क्रॉस करते हैं या टेस्ट क्रॉस करते हैं, फिर हमें पता लगता है कितने डोमिनेंट वाले हैं, होमोजाइगस है और कितने हेटेरो हैं, वो हम बाद में देखते हैं। सो इसकी ये जीनोटाइप रेशो मिली F2 क्रॉस के अंदर 3/4, यानी कि 4 में से टोटल 4 है, 3/4 वो जो है वो आपके कौन से प्लांट है, राउंड सीडेड, और 1/4 वो कौन से होते हैं, रिंकल सीडेड प्लांट। सो उसके बाद इसने एक स्टेप और उठाया, इसने F3 भी डेवलप की। तो अब हम उसको देखते हैं कि F3 इसने कैसे एस्टेब्लिश की। तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी नेक्स्ट क्या बनाएंगे हेडिंग आप, डेवलपमेंट ऑफ नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ F3 प्रोजेनी। उसको लगाया प्लांट्स को, F3 वालों को, ये F2 है तो इन प्लांट्स को उसने लगाया। क्या देखा जी कि राउंड वाले प्लांट्स को जब 25% यानी कि 1 प्लांट को लगाता है तो उससे उसको हमेशा कौन से प्लांट मिलते हैं, राउंड, क्योंकि वो होमोजाइगस हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस की तरह। 1 प्लांट ऐसा था या 25 प्लांट ऐसे थे 100 में से, ये 1 प्लांट का मतलब ये नहीं कि एक ही प्लांट पे वो रिसर्च कर रहा है, ये हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, इसका मतलब है 25%, इसका मतलब है 50%, इसका मतलब है नेक्स्ट 20%। तो जब वो देखता है कि 25% प्लांट ऐसे हैं जो राउंड सीडेड लगाते हैं तो राउंड ही देता है अपने पेरेंट्स की तरह, ट्रू ब्रीडिंग्स की तरह, और 50 प्लांट ऐसे हैं, ये हेटेरोजाइगस है ना इसकी तरह, ये जब हम उसको लगाते हैं तो उसमें क्या मिलता है, हमें दोनों रेशियोज मिलती हैं, वो राउंड सीडेड भी देता है और वो रिंकल सीडेड भी देता है। ठीक है, ये केस F2 की तरह, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस था जिस तरह वो हेटेरोजाइगस है। इसी तरह वो कहता है कि 1 प्लांट ऐसा था जो सिर्फ वो कौन से सीड देता है, रिंकल सीडेड। ठीक हो गया, वो सिर्फ कौन से सीड देता है, वो हमें रिंकल सीडेड ही देता है प्लांट। F3 जनरेशन, इसको उसने क्या नाम दिया, F3, क्योंकि ये F2 का आपस में ही वो क्रॉस करी जा रहा है, प्लांट की सेल्फिंग करवा रहा है। ये जो जनरेशन आई कि राउंड से राउंड मिला तो उसने ये देखा कुछ से रिंकल, राउंड भी मिले, रिंकल भी मिले, रिंकल से उससे क्या मिला, रिंकल मिला। तो सीधी सी बात है, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रही तो रिंकल को जब रिंकल के साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये गैमेट्स जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, वो डेफिनेटली रिंकल बनेगा। इसी तरह इसको आपस में कराएगा तो राउंड मिलेगा, इसका आपस में कराएगा तो F2 की तरह रिंकल भी मिलेंगे 3:1 रेशियो में, और जो राउंड भी मिलेंगे। अब क्या किया उसने, इस लॉ को इंटरप्रेट किया। जब ये सारा लॉ बन गया तो उसने इसको इंटरप्रेट किया। कैसे इंटरप्रेट किया, अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं। सो इंटरप्रिटेशन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले कंफ्यूजन थी कि करैक्टर कौन सी चीज कंट्रोल करती है, फ्लूइड या फिर जो है वो पार्टिकल्स, वो सबसे पहले दूर होगी इस लॉ से। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
उसके अब पॉइंट्स बनाएंगे। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट कि जो करैक्टर्स हैं या जो ट्रेड्स हैं उसको पार्टिकल्स कंट्रोल करते हैं, जिसको उसने क्या नाम दिया, एलिमेंटन। फैक्टर भी कहते हैं और एलिमेंटन भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि करैक्टर्स कंट्रोल्ड बाय पार्टिकल्स, फैक्टर्स विच आर एलिमेंटन। पार्टिकल्स क्यों है, फ्लूइड क्यों नहीं है? उसकी रीजन ये थी कि देखें यहां पर एग्जांपल ले लें, अगर वो फ्लूइड होता तो मिक्स हो जाता। राउंड फिनोटाइप है लेकिन जब हम उसकी सेल्फिंग करते हैं वो राउंड भी रहता है, रिंकल भी रहता है। इसका मतलब है पार्टिकल छुपे रहते हैं और जब उनको कॉम्बिनेशन बनता है तो वो दोबारा से रीअपेयर हो जाते हैं। अगर वो फ्लूइड होता तो कभी रीअपेयर ना होते। तो इसलिए जो जीन की नेचर है वो फ्लूइड नहीं है और वो पार्टिकल है। यही बहस थी, मेंडल ने उसी को प्रूव करने के लिए लॉ दिया था कि जो करैक्टर हेरिडिटी है वो फ्लूइड है या लिक्विड है। सो फर्स्ट पॉइंट, करैक्टर पार्टिकल्स कंट्रोल है जिनको एलिमेंटन कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो पेरेंट्स के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल या जो दोनों पेरेंट्स हैं हैव पेयर ऑफ दिस फैक्टर। ये इसी पॉइंट में आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पेयर्स ऑफ दिस फैक्टर, पेयर होता है। लेकिन जो गैमेट्स बनते हैं दोनों में, गैमेट्स रिसीव्ड ओनली वन फैक्टर। ये आपको पता है मियोसिस होती है तो अगर हम इसी की बात करें, कैपिटल आर ये क्रॉस करवाएं, ये मेल है ये फीमेल है, तो ये इसके दो फैक्टर है। लेकिन गमीट में कितने कितने फैक्टर जाते हैं, जस्ट वन फैक्टर। दिस इज द सेकंड फर्स्ट पॉइंट जो आप इसी के अंदर ही एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट के अंदर। और उसके बाद इन फैक्टर्स को मॉडिफाइड करके नाम दे दिया गया जीन बाय जोहानसन। 1906 में जोहानसन ने जो टर्म है वो फैक्टर रिप्लेस कर दी और उसको मॉडिफाइड कर दिया। कौन सी टर्म के अंदर? जोहानसन ने जीन का नाम दे दिया इसको। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट पॉइंट। इंटरप्रिटेशन में आप लिखेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट आप ये लिखेंगे कि मेंडल ने जब ट्रू बीडिंग्स लाइंस, जो ट्रू बीडिंग्स लाइंस हैं हैव same pair of gene on one locus, ठीक है। जिस तरह मैंने क्रॉस F1 जनरेशन डेवलप की तो जो P1 थे बोथ पेरेंट्स जो हमने लिए थे वो उसकी नेचर ये थी, ये उसकी नेचर ये है, कहता है कि दोनों लोकस हैं उन पे वो सेम होते हैं जीन पे। इन प्लांट्स को जो उसने यूज किए P1 के अंदर, इन दोनों प्लांट्स को उसने जीन पेयर के लिहाज से, जीन्स के लिहाज से नाम दिया होमोजाइगस। ये याद रखना है, जाइगस मीन फॉर जीन पेयर। जीन पेयर को जब हम देख रहे हैं, दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस। और जो प्लांट है जिसमें ये मौजूद है उस प्लांट को जीन के लिहाज से होमोजाइगस है, लेकिन जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये होमोजाइगस अलील्स मौजूद थे उन प्लांट्स को उसने क्या नाम दिया, होमोजाइगोट। उन प्लांट को क्या नाम देता है, होमोजाइगोट। तो दिस इज द डिफरेंस, होमोजाइगस फॉर जीन पेयर और अलील्स एंड होमोजाइगोट इज फॉर individuals which have this same genes. Okay, this is the second point. उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट पे जाएं तो थर्ड पॉइंट ये है कि जब उसने लॉ को अपने माइंड में रखें, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। तीसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जब उसने F1 प्लांट एस्टेब्लिश किया, क्रॉस किया, क्रॉसिंग ट्रू ब्रीडिंग्स लाइन्स या होमोजाइगस प्लांट ही गॉट F1 जनरेशन। क्या मिला था, F1 जनरेशन। कैसे? यानी कि ये प्लांट है P1,
ये गैमीट्स बने और ये उसके पास कौन सी जनरेशन आई, F1, ये क्या थी, P1। तो दिस इज डिफरेंट ऑन बोथ जीन लोकस, ये डिफरेंट है दोनों जीन लोकस पे, ये डिफरेंट थे F1 के जो प्लांट्स है। उसने इसको नाम दिया, ही कॉल्ड दीज प्लांट एज हेट्रोजाइगस फॉर जीन पेयर। और जो प्लांट था जिसके अंदर ये हेट्रोजाइगोसिटी मौजूद थी उसको नाम क्या दिया, हेट्रोजाइगोट। और यहां पर ही मेंडल ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब गैमीट्स बनते हैं, लेट्स सपोज इसी के गैमीट्स अगर हम बनाते हैं, इसके बाद हमने जब F3 डेवलप की तो उसमें हमने ये देखा कि जब हम इसके गैमीट डेवलप करवाएंगे, लेट्स सपोज यही हमारे पास एक प्लांट है जो हेट्रोजाइगोट है, तो इसके जब गैमीट बनने हैं तो हाफ एक तरफ जाएंगे और हाफ जो है वो किस तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। दिस इज द सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। यहां पर भी कहता है सेपरेशन होती है दोनों फैक्टर्स की, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ये सेम है इसलिए हम लिखते एक हैं, लेकिन आप दो लिखेंगे तो डाटा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ एक लिखते हैं। दिस इज द सेग्रीगेशन। और उसके बाद उनकी यूनियन होती है तो दोबारा से उनका डबल नंबर रीस्टोर हो जाता है। इसी तरह F1 जब F3 डेवलप करेंगे तो उनकी भी F2 डेवलप करेंगे तो यहाँ पर भी सेग्रीगेशन होती है। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में कि जो पन्नेट स्क्वायर है, पन्नेट स्क्वायर जो मैंने वो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे कि पन्नेट स्क्वायर ये जाहिर करती है, पन्नेट स्क्वायर इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है कि 3/4 प्लांट्स क्या होते हैं, राउंड। वो पीछे हमने ड्रॉ किया है, यहां पे आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए। और 1/4 प्लांट्स क्या होते हैं, रिंकल्ड। ठीक है, रिंकल्ड होते हैं, यानी कि जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो दैट इज इक्वल टू 3/1 एंड द जीनोटिपिक रेशियो जो हमें हासिल होती है वो आती है 1:1 जीन्स के लिहाज से। लेकिन ये हमें जीनोटिपिक रेशियो कौन सा जो है वो क्रॉस कंफर्म करता है, F3। F2 से नहीं हमें पता लगता, यानी कि फील्ड में आप जाएं और देखें कि राउंड सीडेड प्लांट कितने हैं और उनका आपको डायरेक्ट नहीं पता लगेगा। ये तो जब F3 स्टैब्लिश की थी और वहां से हमें पता लगा था कि जब हम 25% को सेल्फ करते हैं तो राउंड राउंड ही देते हैं, 50% को सेल्फ करते हैं तो हमें वो उसमें राउंड भी मिलते हैं, रिंकल भी मिलते हैं, और जो 25% रिंकल है उससे सिर्फ हमें रिंकल मिलते हैं। सो कीप इन माइंड जीनोटिपिक रेशियो ये हमें F2 में मिल जाती है, दिस इज एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो हमें F2 से नहीं पता लगती, क्योंकि हमें नहीं पता कौन राउंड होमोजाइगस है कौन हेटेरोजाइगस है। जीनोटिपिक रेशियो हमें दो चीजें कंफर्म करती हैं, ये F3 है, F3 क्रॉस, ये हमें बताता है कि जीनोटिपिक रेशियो क्या थी। सो तमाम ये पॉइंट आप लिखने के बाद आपकी जो ला ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन कीप इन माइंड मैंने अभी तक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया, आपने स्टेटमेंट सबसे पहले लिखनी है। तो लास्ट पे स्टेटमेंट है, उसकी अब आपको इस ला से क्या सीखने का मौका मिला। आपने ये ला से क्या सीखा, आपने ये लॉ से क्या सीखा कि एक तो पार्टिकल्स जीन की जो नेचर है वो क्या होती है, पार्टिकल्स हैं, वो फ्लूइड नहीं है। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, पेयर होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपने सीखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो को एग्जिस्टिंग अलील है, यानी कि जो एक ही लोकस पे पड़े हुए हैं, टू को एग्जिस्टिंग अलील्स, वो गमीटोजेनेसिस में ड्यूरिंग गमेट्स फॉर्मेशन क्या होती है जी, उनकी सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन उनकी क्या हो जाएगी, सेग्रीगेशन। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर रैंडम फर्टिलाइजेशन, यानी कि कोई नहीं पता है कौन किसको फर्टिलाइज करेगा, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उनका डबल नंबर रीस्टोर हो जाता है। जो हैप्लाइड हुए थे वो फिर से डिप्लाइड होंगे, डबल नंबर रीस्टोर। सो दिस इज द की पॉइंट्स फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस लॉ से हमें ये पता लगा कि जो करैक्टर है वो पार्टिकल्स नेचर्स के जीन कंट्रोल करते हैं,
वो 2 होते हैं एक ट्रेट के लिए। जब गैमीट बनते हैं तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन उनका नंबर रीस्टोर हो जाता है। अगर ये करैक्टर फ्लूइड होते तो हमें दोबारा से F2 में जो रिंकल है वो नज़र नहीं आने चाहिए थे, F3 में हमें रिंकल नहीं नज़र आने चाहिए थे। इस वजह से मेंडल्स का जो लॉ है, इसने जो काफ़ी सालों से ये बहस चल रही थी कि करैक्टर फ्लूइड है या पार्टिकल है, उसको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके माइंड में ये आया कि क्या एक ट्रेट का दूसरे पे इफेक्ट है या नहीं है। कहते नहीं है कि जो हमारी आइज कलर है वो ये फलां पे गया है, नोज इस पे गया है, तो इसने भी यही किया कि प्लांट की हाइट का फ्लावर कलर के साथ कोई ताल्लुक है, क्या पोड शेप का पोड कलर के साथ कोई ताल्लुक है। तो नेक्स्ट लॉ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसमें हम कल ये देखेंगे कि क्या एक ट्रेट का दूसरे पे इफेक्ट है या नहीं है। सो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन 3rd लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 22। सो इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।